नमस्कार, मैं हूँ एकता तिवारी और आप हैं। नमस्कार, मैं हूँ भीमसेन सिंह उज्ज्वल। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शब्दों में अनेकता, एकता संघ साहित्य गैलरी, साहित्य संगी, एकता तिवारीज़ एक्टिंग एकेडमी एंड एकता तिवारी स्टूडियो। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लगातार हर रविवार एक साहित्यिक चर्चा, परिचर्चा, एक नई किताब, एक नए लेखक, नए से मेरा मतलब सिर्फ पॉडकास्ट के लिए है, लेकर के आते हैं। उसमें नए भी लोग होते हैं, पुराने भी लोग होते हैं। हमारी भी जानकारी बढ़ रही होती है और हमारे थ्रू आप तक भी कुछ नई जानकारी पहुंच रही होती है। इस बात की हमें बेहद खुशी है और हम जानते हैं आप लोगों को भी बहुत खुशी है, क्योंकि जिस तरह से उसमें कमेंट्स आते हैं, उन्हें पढ़कर हमें बड़ा अच्छा लगता है। ये प्यार, ये सम्मान और ये जो बढ़ती हुई रॉकेट की तरह हमारी जर्नी है, बहुत ऊंचाई तक जाए, उसमें हमें आपका सहयोग और प्यार इसी तरह मिलता रहे। थैंक यू आमीन। सो मच। तो आज की स्पेशल चर्चा परिचर्चा हम जो करने वाले हैं, वो फिर से एक साहित्यिक गुरु है। अपने आप को उन्होंने हमेशा बहुत ही तरोताज़गी के साथ अपनी लिखाई के थ्रू पेश करने की कोशिश की है। हमें उस समय, जिस समय को उन्होंने जिया, उसे आज के दौर में कैसे हम फ़ील कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उन सब घटनाओं से क्या सबक ले सकते हैं हुँ, और क्या बेहतर कर सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। बिल्कुल। ये उनकी लिखाई में हमें हर क्षण नज़र आता है। मुझे बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आता है, वो लिखते हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। तो वहीं राहत इंदौरी साहब लिखते हैं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो आज हम जिस लेखक के बारे में बातचीत करने वाले हैं, वो सिर्फ़ एक लेखक नहीं है, वो एक बेहतरीन अभिनेता भी हैं, वो एक नाटककार भी हैं। और हम उन तक पहुँचे उसके पहले जो कुछ बातें मैं बोलना चाहता हूँ। बात आज़ादी के समय की है, 1947 की है, जब बंगाल और पंजाब का तक़सीम किया गया होगा। उस वक़्त जो लोग थे, जिन्हें अपना खेत, अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी, अपना घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। ब्रिटिश हुकूमत से तो हम आज़ाद हो गए, उसकी खुशी थी, लेकिन एक तरफ दुःख भी था अपनों से बिछड़ने का, अपनों से दूर होने का। कुछ लोग हिंदुस्तान आ रहे थे, कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे, या जो लोग एक वक़्त में हिंदुस्तान में थे, कल को उसको पाकिस्तान करार दे दिया गया। तो ऐसा ही उपन्यास अमृता प्रीतम लिखती हैं पिंजर में। अगर आप यशपाल का उपन्यास पढ़ें, झूठा सच में वो अलगाव की बात करते हैं। अगर आप राही मासूम रज़ा को पढ़ें, तो वो आधा गाँव में इस बँटवारे के दंश को बखूबी बात करते हैं। वहीं अगर आप कमलेश्वर का उपन्यास पढ़ें, कितने पाकिस्तान, वो भी एक आज़ादी की जो बँटवारा था, उस पे अपनी बात रखते हैं। और फिर एक बात आती है उपन्यास तमस की, जिसके उपन्यासकार हैं भीष्म कहानी साहनी, जी। जो भारत और पाकिस्तान के बँटवारे पे लिखी गई ये बहुत ही खूबसूरत, खूबसूरत क्या ही बोलेंगे, मतलब बहुत ही अच्छा उपन्यास है, जिसमें ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है। वो किसी धर्म के साथ उसमें खड़े नहीं दिखाई देते, बल्कि वो हमारे समाज के साथ उसमें खड़े दिखाई देते उसमें हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान नज़र आता है, इंसान की इंसानियत नज़र आती है, बिल्कुल। कोई धर्म, जात-पात नज़र नहीं आता। ये होती है लिटरेचर की एजुकेशन। जिस तरीके से, खूबसूरती से आपने बशीर बद्र साहब के शब्दों के साथ, इंदौरी साहब के शब्दों के साथ चीज़ों को परोसा है, कमाल है। धन्यवाद। इसलिए हम कहते हैं कि पढ़ना-लिखना बहुत ज़रूरी है और सिर्फ़ वही नहीं जो आपके करिकुलम में है, सिर्फ़ वही नहीं जो आपको पसंद है या जो आज का है, वो भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं हमारी धरोहर, यानी कि हमारा पुराना लिटरेचर, यानी कि हमारे पुराने राइटर्स की राइट अप। जब हम उन्हें पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें वो क्या-क्या देकर गए हैं, हम लोगों ने क्या नहीं जिया है, क्या नहीं देखा है। भगवान ना करे कि हमें वो सब चीज़ें देखनी भी पड़े या आगे कभी किसी को देखनी भी पड़े, फिर भी देख तो हम बहुत कुछ ही रहे हैं। लेकिन जो सलीके से उन्होंने हमारे लिए छोड़कर गए हैं, वो एक ट्रेज़र से कम तो क्या ही उसको कहा जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं, आप बता ही चुके हैं, भीष्म साहनी सर के बारे में और उनकी जो जर्नी है आप सभी के पास हर जगह पर अवेलेबल है ही, बट क्योंकि ये हमारी अपनी कोशिश है, ये हमारे पास जो उनका उनके बारे में नॉलेज है या हमने उनके ऊपर जो और नॉलेज इकट्ठी की है, वो आपके साथ साझा करें, तो वो हम शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ कविताएँ, कहानियाँ और उनकी कुछ राइटअप भी हैं, उनके प्लेस तो हमने किए हुए हैं, मैंने किए हुए हैं, मैंने देखे भी हुए हैं, बहुत सारे जो नहीं किए अपने ड्रामेटिक की एजुकेशन के टाइम पे, पढ़ाई के टाइम पे। और आज भी उनके उनकी कहानियाँ बहुत सारी जो उस समय के विध्वंस को समेट करके लिखी गई हैं। जब आज पढ़ते हैं उन्हें, तो हमें लगता है कि आज भी वो किसी और रूप में घट ही रही है। मैं हमेशा कहती हूँ, हम किसी भी राइटर की बात करें या किसी भी पुराने किताबों की बात करें, कहानियों के, उपन्यासों की बात करें, तो वो सारी घटनाएँ उस समय के हिसाब से
अलग तरीके से घटी थी, लेकिन वो आज भी घट रही हैं किन्हीं अलग तरीकों से। तो भीष्म जी जब पैदा हुए तब भारत भारत था, तब ना कोई हिंदुस्तान था ना कोई पाकिस्तान था। 1915 में उनका जन्म हुआ 8 अगस्त को, और उनका हाँ बर्थडे भी आ ही रहा है पीछे पीछे। और उनकी एजुकेशन जो रही वो उन्होंने साहित्य में ही की, इंग्लिश लिटरेचर बेसिकली मास्टर मास्टर्स किया उन्होंने, क्योंकि तब तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं, सिर्फ भारत था। तो पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी मास्टर्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में। उनका परिवार की बात करें तो वो एक बिजनेस क्लास फैमिली से आते हैं। उनके पिताजी क्लोथिंग का उनका बिजनेस था। बावजूद व्यापारी होने के बावजूद उनका बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन समाज के प्रति, राजनीति के प्रति, या जो भी उस वक्त घट रहा था हमारे भारत में उसके प्रति बहुत ज्यादा था। घर में क्योंकि खत्री परिवार, मतलब पंजाब इज लाइक ऑलमोस्ट सिख खत्री और इन सब से भरा होता है, तो बावजूद इन सारी परिस्थितियों के उनके घर का माहौल था एजुकेशन को बहुत ज्यादा वैल्यू करना। इसलिए उन्होंने अपने दोनों बेटों को, यानी कि बलराज साहनी बड़े भाई साहब और भीष्म साहनी जी, जो जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, दोनों में 2 ही साल का फर्क था, दोनों को ही सबसे बढ़िया कॉलेज में एडमिशन करा करके बेहतरीन पढ़ाई करवाने का उनका जो सोच थी, क्योंकि भाई व्यापार में है तो क्या हुआ, लेकिन एजुकेशन ही वो चीज है जो आपको इस संसार में किसी भी कोने में कभी भी कमतर नहीं रहने देगी, जो हम भी हमेशा कहते रहते हैं, या हमारे परिवार से हम जो लेकर के आते हैं वो उस सोच को बिल्कुल इक्वली बैलेंस होते हैं, हम जो देख रहे हैं, जो बता रहे हैं। माता जी उनकी संस्कार, परिवार, देश समाज, वही जो उस समय में घट रहा था, तो उसी वजह से आप दोनों भाइयों में भी बहुत सारे वही सारी चीजें एज इट इज डीएनए में ट्रांसफर होती है ना, वैसे ही रही। बिल्कुल, और ना सिर्फ दोनों भाइयों में बल्कि उनकी 2 बहनें भी थी, हाँ जिनको बराबर का पढ़ाई-लिखाई में उनको हिस्सा दिया गया। बिल्कुल। और भीष्म साहनी का एक साक्षात्कार मैं सुन रहा था असगर बजाज जी के साथ, तो उसमें वो खुद बताते हैं कि उनके ऊपर उनकी माताजी का बहुत प्रभाव रहा। जब वो छोटे थे तो वो कहानियाँ सुनाती थीं, वो अवसाद भरे गीत गाती थीं, और जो उनका पिताजी का जो दफ्तर था, जो व्यवसाय के पेशे में थे, वो घर के नीचे था। क्लोथिंग का बिजनेस था उनका। नीचे वाले हिस्से में उनके घर का दफ्तर था। जब माताजी खाना बनाते या घर का कुछ काम-काज करते हुए जो अवसाद भरे, दुःख भरे गीत गाती थीं, तो वो नीचे से चिल्लाते थे, "ऐसे गीत बच्चों को मत सुनाया करो।" हम्म। वो भीष्म साहनी बाद में उसको या बचपन को याद करते हुए बोलते हैं कि उस समय माताजी के मन में, ज़हन में ऐसा क्या रहा होगा कि वो ऐसे गीत गाती थी। परिस्थितियां, जो आपका सिचुएशन उस वक्त का होता है, जो इर्द गिर्द घट रहा होता है, वो आपको बहुत इम्पैक्ट छोड़ता है आपके ऊपर। तो वही ना, आज भी हम जिस माइंडसेट में होते हैं वो क्यों होते हैं, हमारा मूड स्विंग्स क्यों होते हैं, क्योंकि इतना कुछ घट रहा है। आप थोड़ी देर में देखेंगे नई न्यूज आ जाएगी, नई घटना घट चुकी होगी, और अच्छी घटनाएं तो कम ही नजर में आती है, क्योंकि अच्छी घटनाओं को उतना हवा दी नहीं जाती ना। उससे आपकी टीआरपी नहीं बढ़ती ना, आज की तारीख में जो कहा जाता है। जो बुरी चीज है, जिसमें दुख है, दर्द है, हिंसा है, उससे आपकी टीआरपी बहुत ऊपर चली जाती है। तो वही चीज परोसी भी जा रही है आज की तारीख में, वो उस समय भी हो रहा था। तो वही कारण रहा होगा उनकी माताजी जो उस तरह के गीत उनके जुबान पर या जहन में आते हो और वो गाती हो। उसके आगे बहनों की जो स्टडी की बात हो रही है, वो तब भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त में हर परिवार में ऐसा होता था कि वही वाला समय वैसा था ना, कि बेटे को अलग तरीके से परवरिश देना, बेटियों को अलग तरीके से परवरिश देना, बेटों को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाना, व्यवसाय में आगे बढ़ाना, काम धंधे में आगे बढ़ाना, और बेटियों को घर की चीजें, सिलाई बुनाई, गीत कला, इन चीजों में आगे बढ़ाना। बट सानी परिवार में ऐसा नहीं था। वहां पर बेटों और बेटियों दोनों को इक्वल ही एजुकेशन के लिए बेहतरीन एजुकेशन दी गई। अब आते हैं बलराज जी की बात हम फिर कभी करेंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ भीष्म जी की बात कर रहे हैं। बट हाँ, जिक्र तो जब आता है तो दोनों ही का, क्योंकि दोनों ही, भीष्म जी का खुद का मानना है, कहना है, उनके खुद के शब्द हैं कि उनके बड़े भाई साहब का बहुत ज्यादा उनके ऊपर असर रहा, बहुत ज्यादा प्रभावित रहे, क्योंकि वो ऑफ कोर्स परिवार है तो प्यार तो रहेगा ही, लेकिन जिस तरह की मानसिकता उनकी थी, या जिस तरह से वो समाज के लिए अग्रसर थे अपनी बहुत ही रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी और माइंडसेट के साथ, उससे भीष्म जी बहुत प्रभावित थे, और उसी राह पर वो भी चलते रहे, और परिवार का भी माहौल वैसा ही था। और फिर आगे चल कर के इन्होंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया इंग्लिश लिटरेचर में ही, पंजाब यूनिवर्सिटी से पैरेलली इप्टा के ये सदस्य बने, और फिर यही सामाजिक और राजनीतिक चीजों के प्रति इतना रुझान रहा कि उस समय में अपनी जान की परवाह किए बगैर जो घटनाएं घट रही थी उसमें कूद पड़े लोगों को बचाने के लिए। वो जो बात कह रहे हैं ना कि वो सिर्फ ह्यूमैनिटी नजर आती है उनकी लिखाई में, इंसान नजर आता है उनके लिखाई में, ना कि कोई वर्ग नजर आता है, ना कि कोई कास्टिज्म नजर आता है। वो कारण यही है,
एक तो आपके संस्कार, आपकी परवरिश, और फिर आप अपने लिए राह क्या चुनते हैं जीवन जीने की, जीवन शैली, वो तो उन्होंने वो चुनी थी पूरे परिवार ने। तो भीष्म जी की ये तो हमने ब्रीफली फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड उनके उसके बारे में हमने बात कर ली। अवार्ड्स की अगर हम उनके बात करें, तो उनके पास वो सभी अवार्ड्स हैं जो एक लिटरेचर के टॉप नॉच इंसान के पास होने चाहिए। साहित्य अकादमी उन्हें मिला था उनके उपन्यास तमस के लिए, जो 1973 में प्रकाशित हुआ था राजकमल से, और 1975 में उन्हें पुरस्कार मिला था। और साथ में वो मॉस्को में रहे अनुवादक के रूप में, 7 रूसी, साल। अंग्रेजी, रूसी जो वहाँ का लिटरेचर है, ऐसे लगभग 25 किताबों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। उसके लिए भी संगीत नाटक अकादमी का भी उनको पुरस्कार मिला, पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किए गए। करेक्ट। तो उनके पास मेजरली पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, संगीत नाट्य अकादमी, तीनों के अवार्ड्स एक ऐसी शख्सियत को जो हमारे लिए धरोहर है। उनकी काफी सारी कहानियां मैंने पढ़ी हुई हैं, जैसा मैं पहले ही बता चुकी हूँ, नाटक तो मैं करे भी हैं और देखे भी हैं जो नहीं करे हैं। जिन कहानियों से मैं पर्सनली अपनी बात करूं, बहुत ज्यादा प्रभावित होती भी रही हूँ, होती भी हूँ और आगे भी। उनमें कुछ कहानियों में से एक नाम मैं लूंगी, वांगचू। और वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, उस पर नाटक भी है। वो एक ऐसे किरदार के ऊपर है जो चाइनीज है, चाइना से आया हुआ है, लेकिन वो इतने छोटे बालपन में, मतलब यहाँ एक प्रोफेसर के साथ आता है, किसी पर्टिकुलर काम के चलते प्रोफेसर अपना काम करके लौट जाते हैं और वो यहीं रह जाता है। मैं बालपन की बात कर रही हूँ। और वो पूरा जीवन हिंदुस्तान, मतलब इंडिया में ही रहता है। उसकी जो संगति बनती है, उसमें कई दफा उसको बोलते हैं संगत, मतलब दोस्त यार की, भाई तू जाना, अपने देश क्यों नहीं जाता, यहीं क्यों रहता है। मतलब एक तो कम बोलता है किरदार वांगचू जो है, बहुत अपने आप में रहता है, सिर्फ बुद्धिज्म की पढ़ाई करता है, बुद्ध की जर्नी को जानना चाहता है। वो कहाँ से कहाँ गए, कहाँ उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए, क्या महा उपदेश है, बहुत सारी, बस उसी को इन डेप्थ वो अपने रिसर्च में लगा रहता है, बहुत कम बोलते हुए। तो कहता है कि यही मेरी जगह है, यही मेरा देश है। बहुत समय और बहुत जिद और बहुत बातचीत के बाद वो एक बार को जाता है अपनी जगह पर, चाइना लौट करके 2 साल वहां रहता है। और उसे पहले ही पता था, क्योंकि जब वो आया था तभी उसका गांव जला दिया गया था, वहां कुछ था भी नहीं, परिवार बचा नहीं था, एक भाई बचा था, वो कहाँ था कहाँ नहीं था, टोटली वो डिस्कनेक्टेड था बेसिकली। तो वहां जाने का कोई कारण भी नहीं था, बट इतने सब दोस्तों के कहने पर वो एक बार कुछ जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद उसे कुछ हासिल नहीं होता है। वो देखता है, 2 साल रहता भी है, देखता है सब कुछ क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, बट उसका मन नहीं लगता है। अब उसे वापस आना होता है हिंदुस्तान। तब तक इंडिया चाइना का के बीच में चीजें गड़बड़ होने शुरू हो चुकी थी और नेक्स्ट लेवल पे शुरू हो चुकी थी। तो जितनी आसानी से वो चाइना चला गया था, उतनी आसानी से आ तो नहीं पाया, बट इवेंचुअली वो वापस आ गया। उसकी दुर्गति अब ज्यादा हुई जब वो लौटा। तो हिंदुस्तान में हर जगह वो, जहां पर, क्योंकि वो अपना बनारस में रह करके सारी एजुकेशन कर रहा था, सारनाथ में रहता था वो, तो वो लखनऊ उसकी ट्रेन पहुंची है, वहां पर पुलिस वालों ने उसे इतना पूरा सामान उथल पुथल कर दिया। जो व्यक्ति पूरा जीवन यहीं रहा हो, कुछ समय के लिए बाहर गया था, तो उसको इतना हैरान परेशान कर दिया कि उसे लग रहा था मैं गया क्यों और गया तो लौटा क्यों, मतलब वो समझ ही नहीं पा रहा था। और वो एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा किरदार हमारे समक्ष रखा है भीष्म जी ने वांगचू के तौर पर, जो सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म या इंसानियत की बारे में रिसर्च कर रहा था। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें दीन दुनिया से मतलब नहीं होता है, वो किसी पर्टिकुलर ट्रैक पर चल रहे होते हैं, स्पिरिचुअलिटी पे चल रहे होते हैं, या किसी पर्टिकुलर विधा को समझने में चल रहे होते हैं। उन्हें दीन दुनिया से, समाज से, राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है। वो उस तरह का किरदार भीष्म जी ने लिखा है। अब जब वो लौटता है, उसकी इतनी दुर्गति होती है, वहां तो कुछ था ही नहीं, यहाँ पर भी उसने कुछ ऐसा क्रिएट नहीं किया हुआ था अपना सर्कल, और ना ही उसने यहाँ की हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत जानकारी घुसने की कोशिश की थी, ना ही समाज में क्या घट रहा है, कास्टिज्म हो रहा है, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट क्या क्या हो रहा है, किसी भी चीज में उसने कभी घुसने की कोशिश ही नहीं की। तो वो पर्टिकुलर किरदार अपनी बौद्धिज्म की जर्नी पर, उसकी रिसर्च में ही घुसा रहता था। वो सोच रहा, मैं मुझसे ये जो सवाल किए जा रहे हैं पुलिस वाले या जो भी, क्यों कर रहे हैं, मेरे पास कोई जवाब है ही नहीं। और यही सब चीजें वहां, जब वो चाइना से लौटना चाहता था, तब भी किए जा रहे थे। तुम्हें लौटना क्यों है? और यहाँ पर भी पुलिस ने यही कहा कि तू गया ही क्यों जब तुझे वापस आना था। तो अल्टीमेटली होता ये है कि उसे हर महीने सारनाथ से पुलिस स्टेशन बनारस में हाजिरी देनी है। ये उसके जीवन की वो घटनाएं होने लगी जो उसके लिए प्रेशर होने लगा, क्योंकि उसे उन घाटों पे ही बैठना, उन स्तूपों पे ही बैठना, उन जगहों पे जाकर पेड़ के नीचे घाट पर बैठकर नदी के किनारे पढ़ते रहना, उस तरह के जीवन, सादा जीवन। खैर,
अल्टीमेटली होता ये है कि वो बेचारा बीमार रहने लग जाता है। पूछने वाला कोई है नहीं क्योंकि उसने सर्कल बनाया नहीं। सिर्फ एक कैंटीन वाला होता है जो उसके बारे में थोड़ी खोजबीन रखता है। अरे भगवान कहाँ चले गए थे आप? बड़ा समय हुआ, हम तो वही सोच रहे थे आप ठीक तो हैं, कहाँ हैं? आप चाय पीने नहीं आ रहे थे, 2 साल तो हमें पता चल रहा कि आप नहीं हो यहाँ। बट उसके बाद आपका बीमारी के चलते वो उसका बहुत ध्यान रखने लगा। वो जिस कमरे में भारत के उस पर्टिकुलर स्तूप में जो डॉर्मेट्री टाइप यानी रूम्स जो बने हुए हैं, उनमें से एक रूम उसको दिया गया था एज़ अ रिसर्चर। वो रूम भी किसी और को दे दिया गया। उसका सारा सामान एक छोटे से ट्रंक में फेंक रहे थे, तो वो कैंटीन वाले ने अपने पास रख लिया, बोला कि नहीं-नहीं ये तो वो भगवान का सामान है, आप फेंकिए मत। अल्टीमेटली उसके साथ इतना ज़्यादा प्रताड़ना होती है कि वो महीने से की हाज़िरी से वो हफ्ते की हाज़िरी हो जाती है। उसने कोशिश भी करता है अपने दोस्तों से कि भाई मैं कहाँ किन्हीं चीज़ों में फँसा हुआ हूँ, तो कुछ तो करके मेरी ये चीज़ वही महीने की ही रहने दो। पर चूँकि उसने वो सर्कल क्रिएट नहीं किया था, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं होती। उसके सारे पेपर्स जो उसने रिसर्च किए हुए थे, कुछ इंग्लिश में थे, कुछ हिंदी में थे, कुछ संस्कृत में थे और मेजरली उसकी अपनी भाषा में भी लिखे हुए थे चाइनीज़ में। वो सारे पेपर्स पुलिस वाले ले जाते हैं, उनकी छानबीन के नाम पर और फिर जो वो बार-बार पूछता रहता है कब वापस मिलेंगे, कब वापस मिलेंगे? क्योंकि वो तो उसकी रिसर्च थी ना। अब वो अपनी लैंग्वेज में लिखे या किसी भी लैंग्वेज में लिखे। क्योंकि वहाँ पर किसी को चाइनीज़ पढ़नी नहीं आती थी, तो उसने सारे पुलिस वालों ने सारे पेपर पहुँचा दिए होते हैं दिल्ली। जब वहाँ से कई समय बाद, सालों बाद वो चीज़ें लौट कर आती हैं, तो उसके पास गिने-चुने पन्ने बचते हैं और वो बड़ा हैरान परेशान होता है कि मेरा पूरा रिसर्च गया कहाँ? गायब कैसे हो गया? पुलिस वाले कहते हैं भाई जो गया था वो आ गया है, हमने तुम्हारी लिखाई का, तुम्हारे शोध का हमने क्या कर लेना था? तो जो गया था वो आ गया, यही है, ये ले जाओ नहीं तो हम ये भी फेंक देंगे। उसके बाद उसके प्राण ही खत्म हो गए, उसका कुछ था ही नहीं। ना यहाँ ना वहाँ, दुनिया के संसार के किसी कोने में कुछ नहीं था। जो भी कुछ था वो ट्रंक था और वो लिखाई थी। उसकी अंदर से आत्मा टूट गई, निचुड़ गई, मर गई और वांगचू वो जो किरदार भीष्म जी ने लिखा है, वो उसी सदमे से अपने प्राण त्याग देता है। ये मैंने इतना सरल तरीके से बताया, लेकिन जब आप पढ़ेंगे नाटक या कहानी कुछ भी, तो आप खुद फील कर पाएंगे कि एज ए ह्यूमन जिन चीजों में हम दखलंदाजी करते नहीं, राजनीति हो, समाज की चीजें हो या कोई भी ऐसी चीज जहां हमारा कोई रुझान नहीं है, इंक्लिनेशन नहीं है, हम अपने ही आप में है, अगर उन चीजों के लिए आपको हैरान परेशान करा जाए तो क्या होगा? उस किरदार को तो चलो एक ट्रैक के चलते परेशान कर, वो तो रिसर्चर था, बुद्धिज्म की पढ़ाई कर रहा था, है ना? लेकिन हम अगर मान लो हमारा ही खुद का अपने आप को वहां रख कर देखें और जीवन का सारा हमसे छीन लिया जाए, तो क्या होगा हमारे साथ? हम्म। ऐसी उनकी हर कहानी में, ऐसे मैंने उस कहानी में से कुछ चीजें मैंने आपके लिए नोट भी कर रखी जो साझा करना चाहती हूँ मैं। दो जित- कुछ, हाँ। जितनी सरलता से आपने अभी अपनी बात रखी है, हम्म। इसमें साहनी जी की भाषा जो उनकी लिखाई है, जो उनकी रचनाएं, आप उनकी कहानियां, उनके उपन्यास है, उनके नाटक या उनकी आत्मकथा आप पढ़ेंगे तो उनकी भाषा उतनी ही सहज और सरल है। बिल्कुल। चाहे उनका नाटक हानुस हो, मुआवजे हो, कबीरा खड़ा बाजार में हो या उनका पहला तमस। उपन्यास झरोखे जो अपने पारिवारिक और रावलपिंडी को याद करते हुए लिखते हैं। बिल्कुल। फिर उपन्यास आता है तमस, फिर वो अपनी आत्मकथा लिखते हैं आज के अतीत नाम से, जो 2 भागों में है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो उनकी जो भाषा है बिल्कुल ही सहज है। करेक्ट। और अभी आप जिस कहानी की बात कर रही हैं, जिस कहानी की, तो उनकी और भी जो बाकी कहानियाँ हैं, कहानी संग्रह हैं, जैसे कि भाग्यरेखा है हम्म। और भी जो उनकी कहानियाँ हैं, चीफ की दावत और अमृतसर आ गया, हम्म। बिल्कुल ऐसी ही कहानी है। अमृतसर आ गया में एक अलग-अलग समुदाय के लोग हैं जो ट्रेन में बैठ के पाकिस्तान से पंजाब की ओर आ रहे हैं, जो हिंदुस्तान में आ रहे हैं बेसिकली। हम्म। उसमें पठान भी है, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें एक दुबला गरीब बच्चा भी है, मतलब अलग-अलग समुदाय के वर्ग के सब कुछ हैं। हम्म। एक टाइम पे क्या होता है नॉर्मली, जैसे हम लोग ट्रेन से अगर सफ़र कर रहे हैं तो धीरे-धीरे हाल-चाल, बात मुलाकात, कौन कहाँ से, एक छोटा-सा परिचय होता है। ऐसे उस कहानी में होता है अमृतसर आ गया में। बाद में क्या होता है धीरे-धीरे बातचीत बहस में छिड़ती है और जात पात पे आ जाती है। आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। अमृतसर आ गया जो एक लड़का होता है, अगर आप उस कहानी को पढ़ेंगे तो आप पूरी उस कहानी की रूपरेखा के भाव को आप समझ पाएँगे। और ऐसी उनकी एक कहानी है चीफ की दावत। अ, चीफ की दावत आज के भी दौर में इतनी प्रासंगिक है, वो इसलिए है कि आजकल पढ़ाई के नाम पे, उच्च शिक्षा के नाम पे या आउट ऑफ इंडिया सेटल होने के नाम पे, जो बच्चे हैं, जो अपने माँ-बाप को, जो अपने बूढ़े माँ-बाप को उपेक्षित नज़र से देखते हैं, हम्म। जो उनको उपेक्षा का भाव रखते हैं जिनके प्रति, ऐसी एक कहानी विष्णु साहनी ने लिखी है चीफ की दावत, जिसमें अपने ही बच्चे अपने माँ-बाप को कुछ नहीं समझते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे भीष्म साहनी जी को, तो आप उनकी जितनी भी रचनाएँ पढ़ेंगे ना, तो एक तो उनका व्यक्तिगत जीवन वैसा रहा, हम्म। उन्होंने खुद बँटवारे का दंश झेला, परिवार से कई सालों तक बिछड़े रहे, कोई श्रीनगर में है, कोई मुंबई में है, कोई रावलपिंडी में है, कोई दिल्ली में है, तो इसलिए भी उनकी लिखाई इतनी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। करेक्ट।
तो ये जो वांचू की जो मैं बात कर रही थी, कहानी और नाटक दोनों ही की, उसमें एक उनकी लाइन है जो वांचू के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है उन्होंने, और उसमें से सिर्फ एक लाइन जो सबके ऊपर वो एज इट इज इम्प्लीमेंट होती है और आज भी रिलेवेंट है और हमेशा रिलेवेंट रहेगी। भावुक व्यक्ति का अपने पर कोई काबू नहीं होता, वह पछाड़ खाकर गिरता है, तभी अपनी भूल को समझ पाता है। ये कहानी के हम बात करें तो ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि वांचू सिर्फ सीधा एक स्टडी और एक रिसर्चर के तौर पर जी रहा था अपने जीवन को। उसने इर्द गिर्द क्या हो रहा है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तो अपनी भावनाओं के साथ वो जी रहा था। लेकिन हम तब देखें, इस किरदार को देखें, अब देखें या आगे भी देखें, जितने भी लोग इमोशनल होते हैं उनके साथ ज्यादा सिचुएशंस आती हैं और अधिकतर वैसी ही आती है जो उन्हें चोट पहुंचाती है। ऐसी ही इसी में वांगचू में ही और एक लाइन मैंने मार्क की हुई है आपके साथ शेयर करने के लिए। मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में उसके सुख और शांति के लिए बौद्ध धर्म का पथ प्रदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाप्रण के उपदेश के हिसाब से ये लाइन लिखी गई है और यही बात वो हर अधिकारी को आंसर में दे रहा था। क्वेश्चन कुछ भी पूछा गया हो, चाइना में भी जब वो लौट रहा था और यहाँ जब वो पहुंचा तब भी सवाल कोई भी किया गया हो, तू गया क्यों, तू आया क्यों, तू क्यों रह रहा था यहाँ पर, और जाना था तो लौटा क्यों, और लौटा तो गया क्यों था, और तुम्हारा समाज के प्रति नजरिया बताओ, राजनीति के प्रति नजरिया बताओ, वहां गया तो यहाँ के बारे में पूछ रहे थे, यहाँ लौटा तो वहां के बारे में पूछ रहे थे। तो बेसिकली उसको एज ए ह्यूमन ना देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन ऑफिसर्स सिर्फ इतना देख रहे थे कि ये चाइनीज है। चाइना में उसे सिर्फ इतना देख रहे थे कि इंडिया से लौटा है या ये वहां रहता है। उसको एज ए ह्यूमन ना अपने जगह पर देखा गया और ना ही यहाँ पर देखा गया, और उसके हिसाब से उसकी जगह क्या थी, इंडिया। और उसने अपने प्राण भी कहाँ खोए या त्यागे, इंडिया। ये आपको निचोड़, मतलब मुझे तो फील होता है उस तरह का, तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये आपको निचोड़ देता है अंदर से। इस तरह की जो लिखाई होती है या किरदार होते हैं कहानियों में, जो किरदार आपको किरदार के थ्रू जो बहुत सारी चीजें आपको परोसी जाती हैं वो आपको निचोड़ देती हैं। ऐसे मैंने कुछ कुछ साहनी जी के अपने फॉरवर्ड में से भी मार्क करके रखा हुआ है जो वो अ, खुद के लिए कहते हैं, और मैं मानती हूँ कि वो जो अपने लिए कहते हैं वो हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ लाइनें हैं जो मैं आपके लिए मार्क करके रखी, वो मैं एज इट इज पढ़ना चाहूंगी। भीष्म जी कहते हैं, यूं तो अपनी वकालत करते हुए मैं ये भी कहता हूं कि जिस कालखंड में हम जी रहे हैं उसमें लेखक बहुमुखी होने पर मजबूर भी हो जाता है। हिरोशिमा पर आणविक बम गिराया गया तो दुनिया भर के लोगों के दिल दहल गए। आए दिन जो रेडियो टेलीविजन पर देश विदेश की खबरें सुनते हैं वे हमारे संवेदन को खरोचे बिना नहीं रह सकते। और मेरा तो ये भी मानना है कि हमारे यहाँ भारत में साहित्य 19वीं शताब्दी से ही यथार्थोन्मुख और समाजोन्मुक्त होने लगा था। इसकी एक कड़ी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, फिर भारतेंदु और फिर प्रेमचंद्र आदि है। अपनी सफाई में एक बात और कह दूं, मेरी धारणा है कि साहित्य के केंद्र में मानव है, व्यक्ति है, परंतु वह व्यक्ति अलग थलग नहीं है, अपने में संपूर्ण इकाई नहीं है। उसे समझ पाने के लिए उसे उसके परिवेश में रखना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत हद तक वह अपने परिवेश की उपज भी होता है। पर वह अपने परिवेश के हाथ की कठपुतली नहीं होता। वह अपने परिवेश से जहां बहुत कुछ लेता है वहां वह बहुत कुछ को रद्द भी कर देता है। यदि लेखक की साहित्य यात्रा को सत्य की खोज का नाम दें तो वो गलत नहीं होगा। फैक्ट्स ये इसलिए मैंने मार्क किए थे क्योंकि मैं खुद ऐसा मानती हूँ कि आप किसी भी परिवेश में जन्मे हो, पले बड़े हो, आप अपना लाइफस्टाइल खुद डिसाइड कर सकते हैं, आप अपने लाइफ का पाथ खुद डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी में पैदा हुए हैं या बहुत ही नेगेटिव माहौल में पैदा हुए हैं या बड़े हुए हैं, लेकिन वो बड़े होकर के उन्हें अपने जीवन में क्या नहीं चाहिए वो पता होता है, तो अपने जीवन को वो बहुत ही अलग दिशा दे पाते हैं। ये मैं हमेशा और भी बार बोलती हूँ कि हमें भले ही ना पता हो कि हमें क्या चाहिए, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं चाहिए। आज भी देखो ना, हमारे पास कितने एग्जाम्पल्स हैं, सब्जी वालों के बच्चे या ऑटो ड्राइवर्स के बच्चे, या मतलब जो लोअर क्लास में आते हैं उनके बच्चे एजुकेशन के बेस पर अपना नाम तो कर ही रहे हैं, अपने परिवार का नाम भी कर रहे हैं। अपनी लाइफस्टाइल तो वो बेहतर करने ही वाले हैं जीवन में, अपने परिवार को भी बिल्कुल नया जीवन देने वाले हैं। इसलिए एजुकेशन इज वही, सोना पाओ मत पाओ, हीरा पाओ मत पाओ, एजुकेशन जरूर पाओ। क्या बात हाँ, फैक्ट है ना। जी। ऐसी एक और मैंने मार्क की हुई है, भीष्म जी की कोटेशन है,
एक पैराग्राफ है, मैं वो भी आप लोगों के साथ हाथ साझा करती हूँ। साहित्य में और जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर भी है। साहित्य में भावनाएं प्रमुख होती हैं। यदि साहित्य हमारा जीवन के यथार्थ से साक्षात भी कराता है तो मुख्यतः भावनाओं के माध्यम से, पर जीवन का व्यवहार मात्र भावनाओं के आधार पर नहीं चलता। वहां अपना हित, स्वार्थ, व्यवहार कुशलता, निर्मम होड़ की भावना आदि सब काम आते हैं। यही कारण है कि रोमांटिक हीरो उपन्यास में तो प्रभावित करता है, यथार्थ जीवन में भी यदि वह वैसा ही व्यवहार करने लगे तो बड़ा असंगत और अटपटा लगने लगता है। भावावेश में किया गया व्यवहार उपन्यास में जचता है, परंतु यथार्थ के ठोस धरातल पर नहीं जचता। यहाँ तक कि आदर्शवादिता कहानी उपन्यास में तो जीवन का एक मूल्य बनकर आती है, पर यथार्थ जीवन में आदर्शवादी व्यक्ति अक्सर पिछड़ा हुआ व्यक्ति ही माना जाता है। यथार्थ जीवन में अपनी जगह बना पाने के लिए जागरूकता, स्वार्थपरता, अपने को आगे बढ़ाने की उत्कृष्ट इच्छा आदि की जरूरत रहती है। इसलिए जीवन के यथार्थ और साहित्य के यथार्थ में एक अंतर होता है। वास्तविकता की झलक तो साहित्य में जरूर मिलती है, पर साहित्य मूल्यों से जुड़ा होता है। इसलिए आदर्शवादिता के लिए साहित्य में तो बहुत बड़ा स्थान होता है, पर व्यवहारिक जीवन में नहीं। इन मूल्यों में मानवीयता सबसे बड़ा मूल्य है। इस दृष्टि से साहित्य यथार्थ से जुड़ता हुआ भी यथार्थ से ऊपर उठा जाता है। लेखक यथार्थ का यथावत चित्रण करते हुए भी पाठक को यथार्थेतर स्तर तक ले जाता है। यहाँ हम यथार्थ जीवन की गतिविधि को मूल्यों की कसौटी पर आंकते हैं, जीवन को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। इनमें सच्चाई के अतिरिक्त न्यायपरता और जनहित और मानवीयता आदि भी आ जाते हैं। मात्र यथार्थ की कसौटी पर सही साबित होने वाली रचना हमें आश्वस्त नहीं करती। उसमें मानवीयता तथा उससे जुड़े अन्य मूल्यों का समावेश आवश्यक होता है। और रचना जितना ऊंचा हमें ले जाए, जितनी विशाल व्यापक दृष्टि हमें दे पाए, उतनी ही वह रचना हमारे लिए मूल्यवान होगी। बिल्कुल। यहाँ पर रियल और रील, जैसे आज की भाषा में बता रही हूँ, रियल और रील में जो हम कहते हैं ना कि ये रील की लाइफ है, ये रियल लाइफ है, ये उतना बड़ा फर्क उन्होंने उस वक्त हमें समझाने की कोशिश की है कि बॉस, यथार्थ रियल और ऑन स्क्रीन रील में इतना बड़ा फर्क है। यहाँ पर हीरो कुछ भी करेगा तो हमें अच्छा ही लगेगा, लेकिन रियल लाइफ में अगर वो ऐसा करेगा जो ऑन स्क्रीन करता है या रील में करता है, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं जचेगा, अटपटा ही लगेगा। वो ऐसे स्टाइल मारेगा, वो रील में अच्छा लगेगा। रियल लाइफ में अगर वो हर वक्त वैसा करेगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। रजनी सर जो करते हैं ऐसे ऐसे करके स्क्रीन पर अच्छा लगता है। आपसे मिलने आए, वो आपसे बात कर रहे हो, आप किस ऐसे हो, मतलब एक ऐसे सिचुएशन हो और वो आपसे ऐसे ऐसे करके बात करें, आपको नहीं अच्छा लगेगा, किसी को नहीं, उन्हें खुद नहीं अच्छा लगेगा। सो इट्स ऑलवेज बिग डिफरेंस इन द रियल एंड रियल वर्ल्ड। यही बात उन्होंने अपने शब्दों में कितनी खूबसूरती से एक्सप्लेन की है उस समय में, और मैं तो अभी आपको अपने शब्दों में आज की तारीख के साथ बता रही हूँ। बिल्कुल। विष्णु साहनी वो लेखक है जिन्होंने प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाया। करेक्ट। जो यथार्थवादी लेखक प्रेमचंद, जिनको हम जानते हैं उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट के नाम से, उनकी परंपराओं को, उनकी रचनाएं जब आप पढ़ेंगी, चाहे नाटक, कहानी, जो भी, सब कुछ आपको इसमें हूबहू जो भी घटनाएं घटी हैं, साहित्यिक चीजें हैं, लेकिन आप उसको ऐतिहासिक समझ के पढ़ सकते हैं, उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा इनका एक कहानी है जिसका नाम है साग मीट, जिसका एक छोटा सा हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ। प्लीज। साग मीट बनाना क्या मुश्किल है, आज शाम खाना यहीं खाकर जाओ, मैं तुम्हारे सामने बनाऊंगी, सीख भी लेना और खा भी लेना, रुकोगी ना। इन्हें साग मीट बहुत पसंद है, जब कभी दोस्तों का खाना करते हैं तो साग मीट जरूर बनवाते हैं। हाय, साग मीट तो जग्गा बनाता था, वो होता था उसके साग मीट बनाकर तुम्हें खिलाती, उसके हाथ में बड़ा रस था, वो उसमें दही डालता, लहसुन डालता, जाने क्या क्या डालता, बड़े शौक से बनाता था। मेरे तो 3-3 डिब्बे घी के महीने में निकल जाते हैं। नौकरों के लिए डालडा रखा हुआ है, पर कौन जाने मुझे हमें डालडा खिलाते हो और खुद अच्छा ही हड़प जाते हो। आज के ज़माने में किसी का एतबार नहीं किया जा सकता, मैं ताले तो नहीं लगा सकती, मुझसे ताले नहीं लगते। मैं कहती हूँ खाते हैं तो खाएं, कितना खा लेंगे, मुझसे अपनी जान नहीं संभाली जाती, अब ताले कौन लगाए। ये मथुरा 7 रोटियां सवेरे और 7 रोटियां गिनकर शाम को खाता है, बीच में इसे 2 बार चाय भी चाहिए, और घर में जो मिठाई हो वो भी इसे दे दो। पर मैं कहती हूँ टिका हुआ तो है, आज किसी नौकर का भरोसा थोड़े है, किसी वक्त भी उठ कर कह दे मैं जा रहा हूँ। तो ऐसी एक कहानी है साग मीट, और भी उनकी जो भी कहानियां हैं। अभी जो आपने जिस किरदार की लाइनें पढ़ी है ना, वो किरदार अगर जिन्होंने पढ़ी होगी ये कहानी साग मीट, उन्हें पता होगा ये एक सोलो एक्ट है बेसिकली, देखा जाए तो वो थ्रू आउट खुद ही बोले जा रही है, और आप इस किरदार को अपने इर्द गिर्द ध्यान से देखेंगे तो आज भी आपको इस तरह के किरदार मिल ही जाएंगे, और स्पेशली गांव में या ऐसे शहरों में जो मेट्रो सिटी से थोड़े हटके हैं, है ना,
हर हर प्रदेश में मिल जाएंगे इस तरह के गांव और शहर, जहाँ पे ये टाइप के किरदार जरूर मिलेंगे। आप ध्यान से अपने इर्द गिर्द देखेंगे, जो अपनी ही बखान में लगे रहते हैं और अल्टीमेटली खिलाते पिलाते कुछ नहीं है, बस बखान करते रहते हैं। वो पूरे 15-20 पेज की कहानी है, उसमें वो लेडी अकेली बोली चली जा रही है, एक बात खत्म नहीं करती है दूसरी पे आ जाती है, एक पकवान खत्म नहीं करती है, और वो बंदी को सुबह से लेकर रात तक बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, बोलती जा रही है नई नई तरीकों से, लेकिन उसको खिला पिला क्या रही है, भाई चाय और बिस्किट। और अंत में उसको रात को खाने का टाइम कहती है, अरे अब तो बहुत देर हो गई, वरना मैं तुम्हें ऐसा करके देती, अरे वरना मेरा तो खुद का संभाला नहीं जाता। ऐसी ही एक खूबसूरत कहानी, तो खूबसूरत है लेकिन वही मर्म है वहां पर, पाली एक कहानी है इसी में है, और भी जगहों पे आपको मिल जाएगी। जो आप अभी अमृतसर वाली बात कहानी के जिक्र कर रहे थे, उसी तरह का उसमें एक मर्म है। एक बच्चा डिवीजन के टाइम पे छूट जाता है लॉरियों से, जैसा कि हमें सभी को पता है कि क्या हुआ विभाजन के समय। इधर के लोग उधर भेजे जा रहे थे, इधर के उधर भेजे जा रहे थे, उनमें कई परिवार के कई बुजुर्ग, बच्चे, बड़े, लड़के लड़कियां, सबके साथ क्या क्या हुआ है, तो ऐसा बिछोड़ बहुत ज्यादा हुआ है। तो ऐसा ही एक बच्चा 4 साल का छूट जाता है, पाली नाम की वो कहानी है। अब जब वो छूट जाता है, तो जो रियल माँ बाप हैं जो इधर आ चुके हैं इंडिया में, उनके ऊपर क्या बीत रही है। जो वो बच्चा वहां छूट गया है और जिनके पास वो पहुंचा है, वो मुस्लिम परिवार है, उनके अपना कोई बच्चा नहीं है। वो भगवान की कुछ दिन तो कोशिश करते हैं कि पुलिस वालों के पास जाकर के, या जो भी बच्चा जिसको अगर कोई आ रहा है ढूंढने, या पहुंचा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो उसे अपना बच्चा बना करके उसका प्रॉपर, मौलवी जी आते हैं और नामकरण करते हैं, फिर से उसका कुछ और नाम रखते हैं, और जो भी सब होती है प्रोसेस वो सब करते हैं। कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, कुछ समय 5, और वो बच्चा 8 साल का या 9-10 साल का हो गया, बड़ा हो गया है। एक बच्चा और होता है उनके माँ बाप का, वो बच्चा मर जाता है वहां पे, बच्ची। लेकिन अब बच्चा, माँ पगला जाती है, वो उस बच्चे के बिछड़ने की वजह से उधर वो पगला जाती है, और उसी के चलते वो अपनी दूसरी जो छोटी बच्ची है उस पर ध्यान नहीं दे पाती, तो वो बच्ची मर जाती है। बाप बेचारा पूरा टाइम काम भी कर रहा है, बीवी को भी संभाल रहा है और बच्चे को भी खोज रहा है। वहां पर भी वो रेफ्यूजी की तरह, ऑफकोर्स कोई घर तो मिल ही नहीं गया ना कहीं पे भी, आप इधर जाए चाहे उधर, रह तो वही वैसे ही रहे शरणार्थी की तरह। उसी बीच वो अपना ठेले पे धंधा पानी भी संभाल रहा है, बीवी को भी संभाल रहा है, और उस बच्चे की खोजबीन भी कर रहा है। अल्टीमेटली 5 साल बाद वो लौटता है यहाँ पर, बड़े जद्दोजहद के बाद। मैं आपको वन लाइनर वैसे ही बता रही हूँ, इसमें तो आप जब पढ़ेंगे यहाँ या कहीं पर भी, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या घटा। जब लौटते हैं यहाँ पर, तो पहले तो देने को तैयार नहीं होते हैं, और फिर वो बच्चा धीरे धीरे क्या क्या करते करते, वो बाप की शक्ल भी अब वो थक चुका है, पतला हो चुका है, काला हो चुका, मतलब डील डोल पूरा बदल गया है। और वो छोटा बच्चा अब कहाँ पहचान पा रहा है एकदम से कि अरे ये मेरे पापा है। सब थक हार जाने के बाद अचानक से उस बच्चे की याद में याद आने लगती है कि मेरा नाम तो पाली है, ये तो मेरे पापा हैं, और मेरी बहन भी है। वो ऐसे करके तब जाकर के बच्चा उसके पिता को मिलता है, और जो और जिस माँ ने अब पाला है, मुस्लिम माँ ने, वो एक शर्त पर मैं आपको आपका बच्चा ले जाने दूंगी कि आप हर साल ईद पर उसे मेरे पास मुझसे मिलवाने लाएंगे या भेजेंगे। तो वो बाप बड़ा शुक्रगुजार होकर के, आपने मेरे बच्चे को पाला है, उसको अपने अच्छे से रखा है, उन सब चीजों के साथ, अपनी उनकी शर्तों के साथ ले जाता है। रास्ते में जाते जाते ह्यूमन राइट्स वाले, जिनकी सारी हेल्प की वजह से वो बच्चा लेने पा सका था पिता, उसकी टोपी निकाल कर रास्ते में फेंक देता है, मुस्लिम टोपी। बाप बोलता है ये क्यों करा आपने। बच्चा रोने लगता है, तो बोलते अरे अब हिंदू का बच्चा है, मुस्लिम टोपी थोड़ी पहनेगा। पर बाप के भीतर वो सब नहीं था, बाप के अंदर ये था कि मेरा बच्चा सही सलामत तो था, मेरा बच्चा जिंदा तो है, हंस रहा है, खेल रहा है, अच्छा खासा गोरा चिट्टा, और मतलब अच्छी डील डोल के साथ, मतलब अच्छी परवरिश में था मेरा बच्चा, उस सुकून में था। और हिंदू मुस्लिम क्या है, दोनों ही तरफ तरफ अपने अपने तरीके से ऊपर वाले को याद किया जाता है, अपने अपने तरीके हैं, बस प्रेयर तो वही होती है, अपना भी भला सबका भला यही मांगता है हर व्यक्ति। अब जब वो बच्चे को लेकर लौटता है, समय बीतता जाता है, अब इधर इधर मुस्लिम माँ बाप परेशान है कि ईद आई लेकिन वो आया नहीं। उधर जब ये लौटता है, तो वहां पंडित जी उसका पूरा निलान दिलान कराते हैं, बिल्कुल ढोल तमाशा बताशे बांटे जाते हैं। अब जैसे ही नमाज का टाइम होता है, तो वो बच्चा उसी पार्टी जो उसके लिए रखी गई है, उस पार्टी में नमाज का जैसे ही वक्त होता है, वो जाकर साइड में बैठता है और नमाज पढ़ने लगता है। तो सारे रिश्तेदार या जो भी लोग होते हैं, सारे परेशान होते हैं और बड़ा उल्टा सीधा कहते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो हिंदू का बच्चा है ना, ये क्या कर रहा है। तो पिता उसके सपोर्ट में कहता है यही कि भाई मेरे लिए जात पात वो नहीं है, मेरा बच्चा है, मैं मानता हूँ हिंदू बच्चा है, वो सीख जाएगा समय के साथ। जब वो बिछड़ा था वो छोटा सा था, अभी उसको जो संस्कार है वो मैं नहीं बोलूंगा उसको कि मत कर, ये समझदारी है। लेकिन ना समझ होते जो लोग हैं वो क्या करते हैं, आज आपने में से कितनों के पास कुरान की नॉलेज है, या गीता की नॉलेज है, या बाइबल की नॉलेज है, गुरु ग्रंथ साहब की नॉलेज है, मुझे नहीं पता।
लेकिन एज एन आर्टिस्ट मैं अपने बारे में जानती हूँ, मुझे इन सभी भगवान मतलब कोई से भी कास्ट के हैं, मुझे पता है कि इनके अंदर क्या है। और मैं सच में पर्सनली ऐसे प्रे करती हूँ कि सबको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कास्ट की किताब में कुछ गलत नहीं लिखा है। हमने अपनी सहूलियतों के लिए उनको समय के साथ ना गलत तरीके से या अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया है, और कोई फर्क नहीं है किसी किताब के अंदर किसी भी प्रीचर की कोई भी बात जो सही प्रीचर की बात कर रही हूँ मैं, गलत उपदेशकों की बात नहीं कर रही हूँ। तो यही उस पाली में भी पिता का कहना है कि बस वो मुस्लिम पूजा करे या हिंदू पूजा करे, मेरे लिए वो मेरा इंसान का बच्चा है, इंसानों ने सही सलामत तरीके से पाला है उसको, वो मेरे लिए काफी। ताग मीट में भी बहुत सारी वैसी ही बातें हैं। उसके अलावा भी एक मतलब सारी ही जितनी कहानियां हैं उनकी, जितने भी नाटक हैं उनके, आप उनका निचोड़ वैसा ही पकड़ सकते हैं अपने इर्द गिर्द देख करके कि हाँ ये आज भी घट रहा है। और जो उन्होंने जिया, उनके परिवार ने जिया, या उस समय उनके साथियों ने जिया, उसको तो नहीं हम बखान सकते उस तरीके से, बट उन्होंने बहुत कोशिश की है उसको सही तरीके से पेश करने की, ताकि हम उससे बहुत कुछ सीख सकें। ऐसी सारी कहानियां भीष्म जी की हैं, और इतने सारे जो उन्होंने वक्त रूस में बिताया, 7 साल का समय उन्होंने वहां बिताया। उनके बच्चों की एजुकेशन इतनी बढ़िया होने का कारण वो कहते हैं कि मैं वहाँ भले ही काम के सिलसिले में वहां था, 7 साल वहां रहा, लेकिन उसका सबसे बेहतरीन हिस्सा ये रहा कि मेरे बच्चों को एजुकेशन की वैल्यू मुझसे जो समझ में मिलती वो तो मिलती ही, लेकिन उस सिस्टम की वजह से एजुकेशन का जो आज उनके जीवन में योगदान है, और उसमें उनके स्टे के जो ईयर्स है उसकी वजह से है। और उनकी तरह ही उनके दोनों बच्चों ने भी अपने आप को ऑन सिल्वर स्क्रीन से दूर रख करके बहुत खूबसूरत जीवन पढ़ाई लिखाई में ही आज भी रखा हुआ है। दोनों ही बच्चे प्रोफेसर हैं और बहुत वेल एजुकेटेड हैं, और अपने पिता की जो लेगेसी है उसको निरंतर बढ़ाए चले जा रहे हैं। ना सिर्फ विश्व साहनी जी के बच्चे, बल्कि बलराज साहनी जी के बच्चे, जिन्हें हम जी, नाम जानते हैं परीक्षित साहनी जी के नाम से, वो भी कमाल। एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे अभिनेता हैं। उन्होंने बलराज साहनी जी की याद में एक किताब लिखी है, मेरी पिता की यादें, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। हम्म। अगर आप बलराज साहनी का उपन्यास पढ़ना चाहते हैं, तो वो अपने एक उपन्यास में लिखते हैं, मेरे पाकिस्तान का सफर नाम से एक किताब लिखते हैं। हाँ। और एक और किताब लिखते हैं, मेरी फिल्मी आत्मकथा। उसमें वो अपनी जो फिल्मी दुनिया है, जिससे उनसे मिले, कैसे उनका कैसे किससे क्या राब्ता हुआ। हुआ, उसमें वो फिल्मी लोगों की बस बात करते हैं। हम्म। लेकिन और अगर हम बात करें, भीष्म जी ने भी एक बहुत डेडिकेटेड टू एल्डर ब्रदर बलराज जी के लिए किताब लिखी है, बलराज माय ब्रदर, जी, डेडिकेटेड टू हिज एल्डर ब्रदर। तो इतना प्यार सम्मान परिवार के लिए भी, उतना ही प्यार सम्मान उनके रीडर्स के लिए भी। रीडर्स के लिए इसलिए क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी लिखा उससे लोग सीख सकें, हर किताब से एक अलग निचोड़ वो पा सकें, पॉजिटिव निचोड़। तो ये प्रेम ही है अपने दर्शकों के लिए, अपने रीडर्स के लिए, अपने समाज के लिए। तो उन्होंने उनका योगदान अपने परिवार के लिए नहीं, अपने समाज के लिए, देश दुनिया राष्ट्र सबके लिए, उसी के लिए उन्हें इतने अवार्ड्स मिले हैं, और आज भी उतना ही प्यार उन्हीं सब कारणों से उन्हें मिलता है। बिल्कुल। आज हम बात तो कर रहे हैं विष्णु साहनी जी की, लेकिन वही बात, अगर हम किसी परिवार व्यक्ति की वैसा बात है ना। कर रहे हैं, तो हम परिवार को छोड़ नहीं सकते हैं। परिवार जब लगभग एक ही दूसरे के पूरक हों। तो बलराज साहनी जो कि उनके बड़े भाई हैं, वो तो अभिनेता, आप पता नहीं नाम से जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन जब हम उनकी फ़िल्में देखेंगे, तो आप जान जाएँगे कि बलराज साहनी जी कौन है। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी का एक उपन्यास है, बंगाल में, बंगाली भाषा में लिखा गया है, 2 बीघो ज़मीन। इसका हिंदी रूपांतरण दो है, 2 बीघा ज़मीन। इसमें बलराज साहनी ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसके बाद उनका एक बहुत अच्छा नाम हुआ। और गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर जी का एक कहानी काबुलीवाला, अगर आपने पढ़ा हो, या आप लोगों में से जितने भी लोगों ने पढ़ा हो, देखा बहुत उन्हें होगा। तो उस पे भी एक फ़िल्म बनी थी। उसमें बलराज साहनी जी ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। मैं फिर हम वही कह लौट रही हूँ ना, हाँ, देखा सभी ने होगा। फिर अगर हम लौटें भीष्म साहनी जी के बहुचर्चित उपन्यास तमस पे, जिसपे 80 के दशक में गोविंद निहलानी जी ने बहुत ही अच्छा धारावाहिक टेलीविजन, टेलीविज़न शो बनाया था, जिसमें ओम पुरी साहब थे, अमरीश पुरी साहब थे, इसमें सब लोग थे इसमें। सीमा जी थी, पंकज कपूर साहब जी थे, जिसमें जिन लोगों ने अपने बेहतरीन अदायगी से, बेहतरीन अभिन अभिनय के माध्यम से उस पूरे उपन्यास को जो जिया है, अगर आप जीवंत उपन्यास कर को दिया है। पढ़ेंगे एक पाठ्यक्रम में, तो आप अपने आँसू रोक नहीं पाएँगे। आपने वो चीज़ देखी नहीं है अपनी आँखों के सामने होती हुई भी, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपके सामने वो दिखाई देगा। करेक्ट, वैसा ही जब आप तमस को पर्दे पे देखेंगे, तो आप बिल्कुल वैसा ही महसूस करेंगे। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एक और छोटा-सा वाकया मुझे याद आ रहा है, विभाजन के वक़्त का ही, हम्म। जो आज भी जश्न मनाते हैं दिल्ली में, लाल किला पे। तो उस समय भी आज़ादी के बाद जश्न का एक आयोजन था। तो रावलपिंडी से दिल्ली आना था भीष्म साहनी जी को, और अपने पिताजी से ये कह के निकलते हैं कि मैं जश्न में शामिल होने जा रहा हूँ और 1 हफ्ते में लौट आऊँगा। उनके पिताजी बोलते हैं कि बिल्कुल जाओ।
इसमें साहनी जी निकलते हैं, हँसी-खुशी जश्न देखेंगे, वहाँ का माहौल क्या है, कैसा है, क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही ट्रेन मेरठ पहुँचती है तो पता चलता है, गाड़ी रुक जाती है और ये पता चलता है कि दंगे-फसाद हो गए हैं, अब गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। तो बेचारे वहाँ पे फँस जाते हैं और उनसे अपने पिता का संपर्क टूट जाता है। वो बहुत सारी चिट्ठियाँ खत-तार भिजवाते हैं, बट ना उन तक पहुँचता है, ना उन तक जवाब आता है उनका। क्योंकि उस समय बलराज साहनी जी मुंबई में थे, कामकाज के सिलसिले में। तो बलराज जी किसी माध्यम से कृष्ण साहनी जी किसी माध्यम से दिल्ली पहुँचते हैं, फिर वो दिल्ली से मुंबई आते हैं। मुंबई के भिवंडी में वो रहते हैं। वहाँ के दंगे-फसाद देखते हैं तो रावलपिंडी में जो उस वक़्त हुआ था, उसको वो याद करके फिर एक लंबे अरसे के बाद उपज होती है उपन्यास तमस की। तमस उपन्यास बहुत बड़ा है, हम सब कुछ तो लगभग बता चुके हैं आपको, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ के आपको बताएँगे नहीं। लेकिन उस कहानी की मूल भूमिका बस इतनी सी है कि उस कहानी में एक नत्थू नाम का चमार है, जो चमड़े का काम करता है। उसको पैसे का लालच देके ये कहा जाता है, एक सूअर मारने का हुक्म उसको दिया जाता है कि उसको क्या पता है कि उसका क्या करने वाले हैं। लेकिन वही अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए उस मरे हुए सूअर को ले जाके एक मस्जिद के सामने फेंक दिया जाता है और जब सुबह होती है, एक पूरे शहर में हिंसा अपने चरम सीमा पे होती है। फिर जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, वो गौ हत्या पे उतारू हो जाते हैं। फिर कई समुदाय के लोग आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, मिटते हैं। इस तरीके से अगर आप तमस उपन्यास को पढ़ेंगे तो मौजूदा सरकारी और राजनीतिक स्वार्थ के चलते किस तरीके से बंगाल का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना कैसे, बंगाल बना कैसे, हिंदुस्तान के टुकड़े हुए, आप उसको देख पाएँगे। उस समय के जितने भी राइटर्स के बारे में हम बात करते हैं या जब हम पढ़ते हैं, मैं मतलब ऐसे सोच में पड़ जाती हूँ कि हम लोग क्या ही तकलीफ झेल रहे हैं, जो इतना ढिंढोरा पीटते रहते हैं, इतना शोर मचाए रहते हैं, अंदर बाहर, खुद के भीतर और बाहर। हम क्या ही झेल रहे हैं, क्या ही देख रहे हैं ऐसा जो उन लोगों ने जिया, देखा, उससे बाहर निकले, एक नया दुनिया, एक नया समाज बनाया और फिर उसको बहुत सलीके से, इस तरीके से हर हर मैं सिर्फ भीष्म सहानी जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस समय के हर उस राइटर की बात कर रही हूँ जो इस उस दौर से गुजर करके फिर से दीन दुनिया बना करके और हमारे लिए उन सब कड़वी घटनाओं को बड़े सरल तरीके से हमें सिखाने के लिए बहुत सलीके से हमें परोस चुके हैं, जिन्हें हम पढ़ते हैं और इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर लेते हैं। बातें बड़ी-बड़ी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम कुछ ही नहीं देख रहे हैं, हम कुछ ही नहीं झेल रहे हैं। हम सिर्फ सोचो इतनी हल्के-फुल्के में हमें इतना तकलीफ हो जाती है। जबकि हम इतना एस्टेब्लिश्ड हैं आज की तारीख में, हर तरीके से डेवलप्ड है, हर तरीके से टेक्नोलॉजी के मामले में, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, एजुकेशन के मामले में, मेडिसिन के मामले में, लॉ एंड एजुकेशन के मतलब कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट रह गया जहाँ पे हम डेवलप्ड नहीं है या हमारे पास रास्ते नहीं है। उस समय तो सभी चीज का शॉर्टेज था भाई, था ही नहीं शॉर्टेज, छोड़ी कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें तो थी ही नहीं। लोगों को आपस में कनेक्ट करना होता था तो दिनों दिनों निकल जाते थे, पता ही नहीं चलता था कि सामने वाले से जब मुलाकात बात हमारी पहुंच रही है, मुलाकात हो रही है, तब तक वो जीवित भी है या नहीं। आज तो हमारे पास सेकंड फोन लगाया, ये वीडियो कॉल हो जाता है। तो ये वो जनरेशन थी, वो समय के लोग थे जिन्होंने एक नया संसार बसाया है और फिर भी बहुत सरल और सहज बने रहे। आज तो हम जरा कुछ कर लेते हैं तो एकदम हमारे अंदर वो आ जाता है, अरे मैंने ये सब उखाड़ लिया, मैंने वो पहाड़ तोड़ दिया, बना दिया जो भी। पर ये लोग सब कुछ देखने के बाद भी कितने सरल और सहज तरीके से सब कुछ हमें देकर के चले गए। बिल्कुल। वेल ये थे भीष्म सहानी जी, जिन्हें आज हम याद करते हुए उनके बारे में बहुत सारी चीजें मतलब रिलिविंग कहते हैं ना किसी चीज को, वो कर लेते हैं हम तो, और आपके साथ करते हैं तो और मजा आता है। मुझे अगली ऐसा लगता है कि चलते-चलते अपनी बातचीत को हम लोग विराम दें, उससे हाँ, पहले मैं अपने पाठकों के लिए कुछ पुस्तकों का सुझाव देना चाहता हूँ, अगर वो बँटवारे के दर्द को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसको जीना चाहते हैं। अभी एक हालिया फ़िल्म आई है इम्तियाज़ अली की, मैं वापस आऊँगा। और अभी आज जो हम बात कर रहे हैं उपन्यास तमस की, आप उसे पढ़ सकते हैं, आप झूठा सच पढ़ सकते हैं, आप आधा गाँव पढ़िए, आप अमृता प्रीतम का बहुचर्चित उपन्यास पिंजर पढ़िए, कमलेश्वर जी का उपन्यास आप कितने पाकिस्तान पढ़िए, तो आप उस दर्द को देख पाएँगे अपनी आँखों के सामने। मुझे लगता है ये सारे ही वो बहुचर्चित नाम हैं जो मोस्टली लिटरेचर लवर्स जो होते हैं उन्होंने पढ़े ही होंगे, बट जिन्होंने नहीं पढ़े हैं बिल्कुल, तो ये जितने भी सजेस्टिव टाइटल्स किताबें हैं आप प्लीज पढ़िए। आपको अपने आप से सच में जो उम्मीदें हैं उनको दिशा देने में बहुत हेल्प मिलेगी। आप अपने इर्द गिर्द जैसा समाज और सिस्टम बनाना चाहते हैं उसे बनाने में बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल। गुड सजेशंस। और बाकी उसके अलावा भी आपके पास ऐसी कुछ किताबें हों जो आपको लगता है कि औरों को पढ़नी चाहिए तो वो भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं ताकि बिल्कुल। औरों को भी पता चले। हम हो सकता है हमें भी कुछ ऐसे नाम पता चलें जो हमें भी पढ़ने पड़े, हमने ना पढ़े।
सब कुछ तो सबने नहीं पढ़ा है, ये तो फैक्ट है। बट यस, आज की चर्चा परिचर्चा को हम यहीं विराम देना चाहेंगे। भीष्म साहनी जी को याद करते हुए फिर मिलेंगे अगले रविवार एक नए साहित्यकार के साथ, एक नई किताब के साथ। वो भी हमें नहीं पता है किसके साथ हम मिलेंगे अगले रविवार, बट तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए और हमारे सभी चैनल से जुड़े रहिए। अपना प्यार हमारे सभी चैनल्स को बराबरी से देते रहिए। और उसके अलावा आप जो भी राइटर्स हैं या जो नई किताबें आप चाहते हैं हम उसके ऊपर अपना पॉडकास्ट बनाएं, तो यस वी डू पेड प्रमोशन, सो यू कैन कनेक्ट ऑन शब्दों में अनेकता एकता संग एंड ऑन साहित्य गैलरी, और बाकी की बातें वहीं पे। तब तक चलिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे अगले रविवार। हर हर महादेव। अपना स्नेह और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए और हमारी बातचीत को खूब सुनिए और अपने दोस्तों तक, अपने सुनने वाले, अपने जानने पहचानने वाले लोगों तक पहुंचाइए। खूब प्यार दीजिए। नमस्कार।